अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त आशूरा की वजह से सियासी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है और अगले 2-4 दिन जो है इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बुनियादी सवाल अभी भी यही है कि क्या 2023 जनरल इलेक्शन का साल साबित होगा? क्या वाकई इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से जो इस वक्त मसाइल या समझ लें कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? और फिर जो अहम सवाल पहले किया जा रहा था कि निगरां हुकूमत जो है वो 30 दिन के लिए होगी या 60 दिन के लिए, अब सवाल बदल गया है। अब यह है कि क्या निगरां हुकूमत 90 दिन के लिए होगी या एक लॉन्ग टर्म सेटअप इस वक्त जो है केयरटेकर गवर्नमेंट का सामने आ रहा है। इस बीच में पीटीआई के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें देखने में आई। एक तो ये कि आर्मी एक्ट मंजूर हो गया पार्लियामेंट से, और वहाँ पर जो सेनेट से जो मंजूर हुआ वहाँ उसमें दरे पर्दा जो है वो पीटीआई सेनेटर्स की भी उसको हिमायत हासिल हुई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आला क़यादत इससे परेशान, और साथ ही साथ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की जो इस वक्त तकर्री हुई, राना अंसार जिनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, वहाँ पर भी उनको हिमायत हासिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की क़यादत इससे भी परेशान है। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम के अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब नासिर बेग चुग़ताई साहब। चुग़ताई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। मेमन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेमन साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट, जिसके हवाले से कहा जा रहा था, आपका एक बुनियादी एक डिफरेंस था, इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो कैसे मंजूर हो गया सेनेट से आप लोगों की मौजूदगी में? और कहा यह जा रहा है कि शायद सहूलतकारी हुई है, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त परसों का इजलास था, जो थर्सडे का इजलास था, उसमें जब इजलास स्टार्ट हुआ तो जो तलावत कलाम पाक के बाद जो टाइम आता है तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब आकर बैठे हुए थे। आपको पता है उससे 2 दिन पहले जो ज्वाइंट सेशन, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मेंबरान पार्लियामेंट है, फीमेल्स हैं, उनके लिहाज से उन्होंने बाद ऐसे कलमात किए थे कि जो कि पूरे पाकिस्तान में हर एक ने उसको कंडेम किया है। तो जब वो आए थे तो मैं डायरेक्ट उसी वक्त उठ गया था। अभी कोई बिल नहीं पेश हुआ, अभी कुछ चीज नहीं है, किसी चीज पे बहस नहीं हुई। तो मैंने उन पे कहा, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि मुझे बोलने दे, अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पे आके ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं, तो अगर वो बैठे हुए हैं यहाँ पे और हमारे ही मेंबरान के इस हाउस के मेंबरान की उन्होंने मतलब उनके साथ ऐसे कलमात किए थे कि जो कि बहुत ज्यादती वाले थे, तो या तो वो अपने कलमात वापस लें, सॉरी कहें, और या फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कुछ भी नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उसमें कोई नहीं कहा और हम वहां से बाहर चले गए। अब बाहर चले गए, उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब आए, उन्होंने भी आके हमें कहा कि जी वो आके आपको सॉरी कहेंगे तो आप लोग वापस आ जाए। तो हम लोग वापस आ गए और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उनकी तरफ से भी सॉरी कहा और उनको कहा कि आप भी सॉरी कहें, उन्होंने फिर डिनाई कर दिया। इस पे फिर मैंने कहा कि जी चूंकि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन छुट्टी पर है, तो मैंने उनकी जगह लेकर मैंने कहा कि जी अलाउ मी टू स्पीक अगेन। फिर मैंने उन्हें कहा कि जी ये बहुत ज्यादती है ये चीजें, और ये कम से कम मेरे वो गवारा नहीं करती कि मैं उस जगह बैठूं जहाँ पे इस किस्म के लोग बैठे और बात करते। So I have staged, walked out, and with me जितने भी पीटीआई वाले बैठे थे वहाँ चले गए। पीछे इन लोगों ने डिस्कशन की। उस डिस्कशन का जो हमारा जो वहाँ पे मौक़िफ़ था वो यही था कि देखिए, बेसिक मौक़िफ़ ये है कि ये आप लोग जो आर्मी एक्ट के लिहाज से जो आप चीजें पास कर रहे हैं, इसमें चीजें ठीक भी हैं, इसमें चीजें गलत भी हो सकती हैं। इसमें जब तक पार्लियामेंट की जो इनपुट पूरी तरीके से नहीं जाती, जो कमेटीज के थ्रू नहीं जाती, तो वो ना जाए। लेकिन मेमन साहब, आप नहीं समझते कि आप लोगों के वॉकआउट से एक वॉकओवर मिला, वहां पर एक स्पेस मिली, और बावजूद इसके कि आप तादाद में ज्यादा थे, और क़यादत क्या इससे मुतमईन है? क्योंकि ये भी खबर है कि क़यादत इससे भी परेशान, और फिर सिंध असेंबली में जो कुछ भी हुआ वहां पे अपोजिशन लीडर के हवाले से वहां पे जो हिमायत रही, उसका नहीं पता। मैं आपको इतना बता देता हूँ, सेनेट में हमारे टोटल 11 बंदे थे, ठीक है। हमारे
वक्त कोई 10 से 12 बंदे जो है वो आपको पता है कि वो या जेर हिरासत है या वो इस वक्त मंजर-ए-आम पे नहीं है, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जिस लिहाज से इस पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ने हमारे जितने भी लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं कि एमपीओ के तहत एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, मतलब इस किस्म की चीजों में जो कोई नहीं उनको पकड़े, तो वो लोग ज्यादातर तो वो है नहीं। पीछे हम 11 या 12 लोग बैठे हुए थे और उसके वी वर इन माइनॉरिटी, मतलब मेरे ख्याल में कोई 70 बंदा प्रेजेंट था, 70 में से हम 10 बंदे या 12 ठीक है, बंदे। आपका पॉइंट आ गया। जरा नासिर बेग चुगताई साहब भी मौजूद हैं। चीजें इतनी ही सादा हैं, इतनी ही अपेरेंटली, मतलब अगर एक वॉकआउट कर रहा है तो दूसरे को वॉक ओवर मिल रहा है और क़यादत भी परेशान है। फिर सिंध के हवाले से भी क्या आपका एक इस वक्त एक एरियल व्यू क्या है इस वक्त पॉलिसीज के हवाले से? क्या डिसओन या डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है पीटीआई अरकान ने अपनी क़यादत से? असल में मैं कभी पॉलिटिशियंस के साथ हम कलाम नहीं हुआ, एजाज़ हासिल नहीं हुआ, मैं नहीं बैठता ऐसे प्रोग्राम्स में, लेकिन क्योंकि आपने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया। बड़ी नवाजिश सर आपकी। असल बात यही है कि पीटीआई के लोगों ने, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान असम्बली हैं, इवन काउंसलर्स, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है और ख़ासा लंबा डिस्टेंस कर लिया है, ख़ासा लंबा कर लिया है। आप देखें ना, आप कौमी असम्बली से चले गए उठकर आप इस्तीफे दे दिए आपने, 2 असम्बली तोड़ दी आपने, शौक था तोड़ने फोड़ने का, वो तोड़ दिया आपने। अवाम के बड़े हिस्से को डी फ्रेंचाइज कर दिया, कतई तौर पर उनका हक़ नुमाइंदगी आपने सल्ब कर लिया कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर और सूबाई असम्बली तोड़कर। उसके बाद क्या हुआ कि सिंध असम्बली में सिंध के जो काउंसलर थे उसमें से आधे ने जमात इस्लामी को सपोर्ट कर दिया किसी कहने पर, आधे ने मुखालफत की कि ये तो हमारे खिलाफ रहे पूरी ज़िंदगी, हमें नहीं क्यों वोट दें, और उनका एक बड़ा उसूली स्टैंड था ये। फिर जो सिंध असम्बली में हुआ तो कमाल हुआ, वो कमाल हुआ कि क्योंकि उसमें किसी ने भी उनको विप जारी नहीं की थी किसको वोट देना है, उन्होंने वोट दिया एमकेएम को। और फिर ज़ाहिर है मेमन साहब को यकीन पता नहीं होगा, लेकिन उनको शो कॉज मिले, और शिबली फराज साहब पूरा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बात सही है कि डिस्टेंस किया है। और अभी मेमन साहब ने जुमला कहा कि बहुत तेज़ी के साथ कानून साजी हो रही है। हमारा बड़ा अलमिया है भाई कि हम हर हुकूमत में यही रोना रोते हैं। मुझे वो दिन याद है, मैं नहीं भूलूंगा वो दिन जिस दिन बाबर रहमान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर 23 बिल मंजूर कराए, रिकॉर्ड 5 मिनट के अंदर और टाइटल पढ़े बगैर, और स्पीकर कहता आई हैव इट। वो बहुत सियाह तरीन दिन था हमारा। और उस दिन तो अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी ये का जो बिल है आप असम्बली की जो वेब है उस पर पढ़ लें। 3 दिन तक पोस्ट नहीं हुए उसके ऊपर, वो 4 दिन तक पोस्ट नहीं हुए। वो होता है, ये हर हुकूमत करती है। आज हुकूमत ने जो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, खैर तो मुखालफत करनी चाहिए। आज हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, JUI की तरफ से एक और बिल की मुखालफत हुई। बहुत तगड़ा बिल था वो, अगरचे उसकी जरूरत बिल्कुल, मेरा ख्याल है उस बिल की जरूरत कतई नहीं थी, क्योंकि उस बिल की तमाम बातें आइन में मौजूद हैं, एक्ट्स में मौजूद है ऑलरेडी, तशद्दुद, वायलेंस, टेररिज्म वगैरह सब मौजूद है। उसको लाने की जरूरत नहीं थी। तो खुद मुस्लिम लीगियों ने खड़े होकर, पीपल्स पार्टी वालों ने खड़े होकर, JUI ने खड़े होकर ऐलान किया कि हम इसके खिलाफ हैं। इस तो चेयरमैन साहब ने वो बिल ड्रॉप कर दिया। ये बहुत बड़ा अच्छा वाकया हुआ है, मेरा ख्याल है। और काश ये पहले भी हो सकता, ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने वो बिल ही ड्रॉप कर दिया कि मैं हाउस का सेंस लेकर हुकूमत की मंजूरी के बगैर ये बिल ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, इस तरह होता है जिस तरह आज हुआ। लेकिन जिस तरह मेमन साहब ने बताया और मैंने अर्ज किया कि बाबर रहमान और मौजूदा हुकूमत बहुत तेजी में रहे, बहुत फटाफट और बहुत फुल 5वें गियर में गाड़ी ले गए। और मेमन साहब से लेते हैं इसके ऊपर व्यू। मेमन साहब प्रेसिडेंट है आप ही की, अवान साहब एक ही दिन में 5 मिनट में 23 बिल मंजूर करा लेते हैं। आज आप शिकायत कर रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी तेजी में, ऐसी क्या तेजी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर फर्ज करें, मैं एक बार बात करता हूँ, जैसे अभी चुगताई साहब ने कहा है
सबसे पहले अगर तो बाबर एवान ने हमारी हुकूमत में, या लेट्स से नॉट बाबर एवान, मैं अपने हुकूमत की बात करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एलाइड में उन्होंने 23 बिल पास किए में वो गलत था। अगर वो गलत था सर उस वक्त बोलते ना, अगर आपको गलत लग रहा था तो उस वक्त आपने क्यों बोला? सुने ना ठीक है ना, गलत था ना, तो आप उसके रेफरेंस पे आप ये दूसरा गलत काम कर रहे हैं। मतलब आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई कि चूंकि वो गलत था तो इसको भी करने दो। देखिए ये चीजें होती, गलतियां हर एक करता है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसे इंसान का बनाया कानून नहीं है कि जिसमें गलतियां ना हो, कोई ऐसा तौर तरीका नहीं है इंसान का तो बनाया। मेमन साहब, चुगताई साहब पहली दफा नहीं कह रहे हैं कि ये गलती हुई थी या ये बहुत जल्दबाजी में हुआ था, उस वक्त भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मैं उन सब का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी गलत थी तो बट दैट डज नॉट जस्टिफाई कि हम आज भी वो गलत करें। लेकिन देखिए दूसरी बात ये उन कानून और इन कवानीन में बात चीजें अगर आप देखें, जैसे इन्होंने कहा है कि अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, NQM वो सारे आज के बिल के मुखालिफ हैं, तो ये बिल इंट्रोड्यूस किसने किया है? ठीक, जाहिर हुकूमत ने किया होगा ना। हुकूमत में कौन लोग हैं? हुकूमत में लोग कौन है? हुकूमत में यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जुर्रत देके मुस्लिम लीग नून मुखालफत की, यही लोग बैठे हुए हैं ना। तो अगर ये लोग इरफान सदीकी जैसा आदमी जो कभी मुखालफत नहीं करता वो मुखालफत में खड़ा हो गया। बाबर आवान के वक्त भी ऐसा होता। सर चुगताई साहब मुझे जरा बोल लेने दें, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें गवर्नमेंट के जितने भी इत्तेहादी हैं वो सारे उससे कहते हैं कि ये बिल गलत इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर बिल इंट्रोड्यूस किसने किया है? क्या अगर बिल हुकूमत ने किया है, उन्होंने अपने इत्तेहादी कहते हैं हम सर उसको वो तो रोक रहे हैं ना वहाँ पे, अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट, बात यहाँ पे नहीं है, बात ये नहीं है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। बात ये है कि वो अगर बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसको वहाँ पर मुखालफत भी की जा रही है, और हम ये कह रहे हैं कि बाबर आवान साहब के दौर में उस वक्त भी अगर ये मुखालफत की रीत आ जाती, अगर उसको सुन लिया जाता तो कहीं अच्छा नहीं होता जमहूरी इक़्तिदार के लिए। होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वो बिल, हर बिल को दोनों स्टैंडिंग कमेटी से गुजर के जाना चाहिए। मैं तो इस बात पर देखिए आपने, अगर हम लोग, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान है कि हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फलने फूलने नहीं देते, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट हो। और हमें चाहिए इन चीजों के लिहाज से, हमें चाहिए कि हम उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जरा सपोर्ट करें। अगर हमारे साथ, अगर मैं किसी जगह पे था, मेरे साथ ज्यादती हुई है और आज अगर मैं पावर में हूँ तो मुझे वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मोर द रीजन मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं उसका विक्टिम रह चुका हूँ। बट दैट डजंट मीन कि अगर मैं विक्टिम था तो आज आके मैं उसका डबल बदला उतारूं। ठीक है, यानी बात यह है कि हमें जो है वो तारीख से बहुत कुछ समझने की जरूरत है। बहुत हो गया, तारीख से बहुत हमने सीख लिया। 70 साल हो गए हमें सीखते हुए। अगर अब भी नहीं सीख पाए तो हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेहुदा हैं, हमको कोई इख्तियार ही नहीं है। चुगताई साहब अब आ जाएं, क्योंकि मेमन साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे मालूम है कि आपकी कुछ और भी कमिटमेंट थी, तो आपके वक्त का शुक्रिया। अब बात यह है कि इस मुल्क में हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। ऑन सीरियस नोट, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है, ये जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से निगरां वजीर आज़म कौन होगा, फिर निगरां हुकूमत जो है वो पहले बात हो रही थी 30 दिन और 90 दिन की, अब 90 दिन और लामुतनाही सिलसिले की बात हो रही है, लामुतनाही इख्तियारात की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में चुगताई साहब? सर वह एक बड़ा खूबसूरत शेर है इफ्तिखार आरिफ का कि कहानी मुख्तसर करना पड़ेगी, सभी किरदार थकते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कम से कम 2-3 बातें तय हैं जो मेरी अपनी इत्तलात है, मुमकिन है गलत हूँ बिल्कुल, कि 5 आदमियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है 12-13 में से। अच्छा, और उनमें पांचों के पांचों ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे लोग हैं, बल्कि कहूँगा मैं ऐसे लोग हैं जो किसी सियासी जमात के रुकन नहीं है। अच्छा, जो रुकन नहीं है ये है। दूसरी बात जो आपने की, लंबी बात नहीं करूँगा मैं,
इंतखाबात 90 दिन से पहले नहीं होते। सही। 60 दिन में नहीं होंगे इंतखाबात, दिखता है बात है। ठीक, लेकिन क्या 90 दिन के बाद हो जाएंगे? बात ये है कि 90 दिन के बाद की मैं आ रहा हूँ, 90 दिन से पहले नहीं होते, 90 दिन में होने का पूरा इम्कान है, पूरा इम्कान है। अच्छा, ये कि कोई बड़ा वाकया ना हो जाए। देखिए, एक सवालिया निशान है सर। मैं चाहूंगा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को भी आपके इस पॉइंट्स में शरीक करूं। मैं बड़ा वाकया क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ, बड़ा वाकया मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीके में जो सूरत हाल बन रही है, जो बलूचिस्तान में बन रही है सूरत हाल जी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो स्पिल ओवर हो रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि किसका किससे एग्रीमेंट हो गया है, इनके हम कहाँ पे काम कर रहे हैं और कौन पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर कब्जा फिर करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। ठीक है, तो ये सब सूरत हाल है। अगर ये होता है तो फिर 90 दिन से आगे जा सकते हैं। उसके लिए लॉ मेकिंग होगी या इमरजेंसी होगी, जो भी होगा। सही। लेकिन अभी मेरे ख्याल में 90 डेज में इंतखाबात हैं और नॉन पॉलिटिकल बंदा होगा नवाज शरीफ साहब, यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। सही, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद भी नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस डिस्कशन में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई, और उनका तज्जिया आपके साथ मैं अगर शेयर करूं तो कुछ 5-7 नाम इस वक्त शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सियासी शख्सियात हैं लेकिन किसी सियासी जमात से अभी ताल्लुक़ नहीं है। आप तक क्या इत्तलात हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त ये चीज़ मुअम्मा बनी हुई है कि एक तो ज़ोर है कि सियासी शख्सियात ही हों, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई टेक्नोक्रेट, कोई जज या कोई और इस तरह का ना हो, सियासी शख्सियात ही क्यों? जी सोहरवर्दी साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी सियासी शख्सियत मार्केट में मौजूद है जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो। मतलब अगर आप चौधरी निसार की बात करें कि वो किसी सियासी जमात में नहीं है, तो उनका माजी मुस्लिम लीग नून के साथ है और मुस्लिम लीग नून उन्हें कबूल नहीं करेगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जावेद हाशमी एक ऐसे सियासतदान है पंजाब में जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका माजी जो है सियासी जमातों से और उनकी सियासी सोच सबको पता है, शायद पीपल्स पार्टी को कबूल ना हो। इसी तरह सिंध में भी जो सियासी शख्सियात हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू, लोग पीर पगाड़ा का नाम ले रहे हैं और नाम ले रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्लियर हैं और पॉलिटिकल एफिलिएशंस का हम सबको पता तो है। ऐसे तो फिर कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं होगा सर, ऐसे तो कोई भी नहीं होगा जिससे सियासी शख्सियत को गैर जानिबदार आप कहें। बिल्कुल, देखिए ना जी, लोग हफीज शेख का नाम लेते हैं। हफीज शेख ने पीटीआई के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, गैर जानिबदार कैसे हो गए? मेरा मतलब है एक आदमी ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है और वो चाहे इलेक्शन हारा है या जीता है। इसहाक डार ने पीटीआई नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, वो सेनेटर हैं। उन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, सेनेटर नहीं है, लेकिन दोनों ने एक एक सियासी जमात से इलेक्शन लड़ा है। सही है। तो इसलिए अगर आप किसी सियासी शख्सियत के बारे में मुझसे बात करें कि उसका माजी किसी सियासी जमात के साथ नहीं होगा, और यहाँ तो वो अब उस सियासी जमात के बहुत मुखालिफ को उसने छोड़ दिया है, यहाँ बहुत हामी होगा। तो इसलिए मैंने तो बलूचिस्तान में भी काफ़ी नामों पर गौर किया है, उनकी सियासी जो है वो एफिलिएशंस भी समझ आती हैं। केपी में भी आप देख लें, क्या असफन यार वली साहब को ले आएंगे तो उनके बेटे की पार्टी है अमल वली की, और किसको आप ले आएंगे? तो इसलिए निगरान वजीर आज़म के लिए ये जो सियासी शख्सियत का नाम है, मुझे ये कोई बेल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आती है। बिलाखिर आपको पुराने फार्मूले पर जाना पड़ेगा। And which is कोई रिटायर्ड जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई टेक्नोक्रेट। जी चुगताई साहब अब ये बताइए कि ये फरिश्ते कहाँ से लाएंगे? ये फरिश्ते कहाँ से लाएंगे जो गैर जानिबदार हों, सियासी हों लेकिन गैर जानिबदार हों? राज खालिद है ना, हमारे पास बलुचशेर मजारी है। उसके बाद की जो लिस्ट अगर आती है तो वो सब सियासी लोगों की है। मोहम्मद खान सोमरो साहब अभी तक पॉलिटिक्स में, सही, अभी तक मिनिस्टर थे पीटीआई के।
ठीक है जी। इस तरह और लोग भी हैं, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ये सब सियासी हैं भाई। इनके मतलब आप देखें ना। नहीं तो इनसे डर क्यों रहे हैं ये जजेस से या ब्यूरोक्रेट से या टेक्नोक्रेट से? पीपल्स पार्टी वो तो नहीं, मेरा ख्याल है एक फिलॉसफी ये है, मेरा ख्याल है मैटर नहीं करती, मेरे नजदीक इतनी अहम नहीं है कि सियासतदान ही कोई इख्तियार है इस बात का कि वो हुकूमत चलाए। भुट्टो साहब के ज़माने में ये क्लॉज नहीं थी। ये क्लॉज थी कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वही कैरी ऑन करेगा इंतखाबात तक। उसके बाद ज़ियाउल हक ने इस क्लॉज को चेंज किया, तब्दील किया, और निगरानों का स्टाइल आ गया, और निगरान जो आए वो आपको पता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो भी आएगा वो अंदर से या बाहर से सियासी होगा। सियासी होगा, वो कोई रिटायर्ड हो, कोई कुछ भी हो, और उसकी सियासत का या तो उस तरफ रुझान होगा या उसकी बीवी का रुझान किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगा, या बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत से उमूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात सूरत ये है कि आपको एक नतीजे पर पहुँचना है, और पहुँचना है आपको 9 तारीख से पहले 9 तारीख तक पहुँच जाइए आप। 9 से 10 तक, 10 नहीं होगी शायद, मेरा ख्याल है 10 नहीं होगी, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इन बातों में उलझ जाते हैं, असल बातें दूसरी हैं। असल बातें उससे रिजवाना की है जो लाहौर के अस्पताल में पड़ी हुई है, जी वाला नहीं है उसका। ये बातें हैं हमारे माशरे की, हमारे समाज की। हमारा चीफ मिनिस्टर माशात अब तक नहीं गया है, मुस्लिम लीग नून के लोग गए, किन्जा गई हैं, जो मुशीर हैं, मावन खुसूसी हैं, वो वहाँ गई हैं। तो ये चीज़ें बातें करने की हैं, बातें महंगाई कम होने की हैं, बातें मईशत टेक ऑफ करने जा रही है आपकी, उस पर बात करने की है। सियासतदान आते रहेंगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, सियासतदान आते रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पे ये निगरान हुकूमत जिसको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, हमारे इदारे को हमने क्यों इस काबिल नहीं बनाया, खुद इलेक्शन कमीशन को इतना इम्पावर क्यों नहीं किया कि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इलेक्शन को डिलीवर करा दे? क्योंकि दुनिया भर में हर जगह पर ऐसा नहीं होता। चंद एक ममालिक हैं जहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप है और वही इंतखाबात कराती है, बाकी दुनिया भर में इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर इदारे जो है वो खुद इतने मुस्तहकम होते हैं और इतने इम्पार्शियल होते हैं। तो अब एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल को मैं रखूंगा अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि दुनिया में ऐसा होता है कि जनाब इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वही इलेक्शन कराती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा मजबूत होता है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सका सर? पाकिस्तान में दो तरह के निज़ाम राइज हैं। आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो वहाँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराती है, वहाँ कोई निगरान हुकूमतें नहीं बनती और वहाँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है और जो गवर्नमेंट है वो इन प्लेस रहती है और कोई निगरान गवर्नमेंट नहीं होती है हमारे सामने, और वहाँ के इंतखाबी नताइज और वहाँ इंतकाल इक़्तिदार होता है, वहाँ को मसाइल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो 5 इलेक्शंस हैं चारों सूबों और वफाक के, वहाँ निगरान हुकूमत होती है। तो हम पाकिस्तान में 2 तरह के निज़ाम हुकूमत के साथ चल रहे हैं। एक जगह निगरान हुकूमतें बनती हैं और एक जगह नहीं बनती हैं। दोनों का मुआवजा किया जा सकता है। समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन मजबूत इलेक्शन कमीशन है अगर उसे काम करने दिया जाए। इसने डस्के में धांधली सिटिंग गवर्नमेंट की पकड़ ली और पकड़ के बाद दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया और सिटिंग गवर्नमेंट बेबस थी उसके आगे उस धांधली को पकड़े जाने के ऊपर। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान की अदालतों ने डस्का के में जिन्होंने धांधली दी उनको स्टे ऑर्डर दिया हुआ। जैसे अभी नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे कि वज़ीर आला वहाँ नहीं गए हैं, सवाल ये नहीं है कि वैसे तो वज़ीर आला वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस लड़की का बैरून मुल्क इलाज कराया जाएगा। सवाल ये है कि क्यों नहीं गए हैं। एक जज की बीवी ने मारा है और ने अभी तक उस जज को मुअत्तल क्यों नहीं किया है, उसके खिलाफ जुडिशल कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई है, सू मोटिव क्यों नहीं हुआ है, वो जज और उसकी बीवी कटहरे में क्यों नहीं खड़े नजर। अगर ये कोई पुलिस अफसर की बीवी होती, अगर ये कोई ब्यूरोक्रेट किसी सियासतदान की बीवी होती तो हमने क्या हाल किया होता। की बीवी है तो निज़ाम अदल जो है वो खामोश बैठा है। तो इसलिए मेरा ये सब मैं समझता हूँ कि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है। अगर ये आईनी तरमीम हो जाए कि कोई निगरान हुकूमत नहीं होगी तो ये इलेक्शन कमीशन डिलीवर कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको गिलगित और आज़ाद कश्मीर की मिसालें दी हैं। सवाल हमारी सियासी जमातों के
हमारी जो इंटरवेंशन है इंतखाबी निज़ाम के अंदर वो सियासी जमातों की तरफ से नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। ठीक, वो जहां से है वहां से बंद हो जाए तो सारे मसाइल बंद हो खत्म हो जाए। ठीक। नासिर बेग चुगताई साहब, अब जिस तरीके से इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, नए स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं या उनको लाया जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं इस्तेहकाम पार्टी की और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, क्या कुछ बड़ा देखने को मिलेगा इलेक्शन में? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत खुल के बात की है एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा है कि साहब हम जहां मौका होगा वहाँ एडजस्टमेंट कर लेंगे, जहां हमारा उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग होगा ज़ाहिर वहाँ नहीं करेंगे। बहुत उसूल की बात है, ये बहुत ठीक ठाक बात है। पीपल्स पार्टी भी यही करने जा रही है, जेयूआई को भी यही करना है। केपी में और सिंध में और पंजाब में जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ एडजस्टमेंट किया जाएगा। और मुझे फिर यही लग रहा है दोबारा कि जो सूरत हाल जा रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस्तेकाम पार्टी का अभी तक कोई उस तरह का टेक ऑफ नहीं हुआ है जो जिस तरह का हमसे वादा किया गया था, बताया गया था। लेकिन वो किसी भी वक्त किसी भी इलाके में कुछ भी कर सकती है। हाँ। उसके अपने कहते हैं इलेक्टेबल्स, जो खान साहब ले गए थे जहाज़ में आकर, जो इलेक्टेबल्स हैं वो उधर हैं, जो पीटीआई से निकले हैं। सबके सब पार्लियामेंटेरियन हैं और सबके सब उन्हीं के जहाज़ पर बैठकर मुंतखब हुए थे। तो गए तो उनका भी वोट बैंक तो है। हाँ। ये हम नहीं कह सकते कि उनका वोट बैंक है, पीटीआई का भी वोट बैंक है। एक साहब हैं पीटीआई के चेयरमैन, उनका भी अपना एक असर है, असर रसूख है। आप किसी को माइनस नहीं कर सकते। लेकिन मेरी अपनी राय पे आने वाली हुकूमत एक बार फिर मखलूत हुकूमत होगी और फिर मेरा ख्याल है मौजूदा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामने, यानी अब भूल जाएंगे 2/3 मेजॉरिटी किसी को मिलती है पाकिस्तान में। ठीक, अच्छा जी सोहरवर्दी साहब, अब बात यह है कि ये जो बात हो रही है दोनों पार्टियों की, इससे दरअसल नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? ये जो मौजूदा पीडीएम की बड़ी इत्तेहादी जमातें, इनको ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, आप आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है वो पीटीआई का वोट बैंक डैमेज करेंगी। वो नून या पीपल्स पार्टी या जेयूआई का वोट बैंक तो डैमेज नहीं करेंगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका नुकसान को पीडीएम को होगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होगी। और ये एक सीट पर भी, मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, राजा परवेज़ अशरफ की, जो बड़ी सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी को चाहिए, मखदूम अहमद महमूद के लिए या जो उनके बड़े लोग हैं, कायरा के लिए, किसी की सीट पर एडजस्टमेंट नहीं करेगी मुस्लिम लीग नून। क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि अगर आपने हमसे कोई पंजाब में सीट लेनी है तो आप वही सीट हमें सिंध में रेसिप्रोकेट कर दें। हम अपनी सीट आपके लिए पंजाब में, ये नंबर गेम है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। आप जेन्युइनली को जीत सकते हैं तो ज़रूर जीत लें। लेकिन हम इस तरह एडजस्टमेंट में, जैसे पीछे कासिम गिलानी साहब को, गफ़ार डोगर साहब को बिठाकर सीट दी गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर मुस्लिम लीग नून आगे पीपल्स पार्टी के साथ कोई मखलूत हुकूमत बनाएगी। ये तजर्बा उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। हाँ। और वो आगे अगर उन्होंने मखलूत हुकूमत की बात हुई तो वो ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी सबके साथ बना ले, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अच्छा। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि इक़्तिदार उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो और वो जैसे पहले एक दफ़ा अपोजिशन में बैठ गए थे सियासत को ज़िंदा करने के लिए। मुझे ये लगता है कि वो कह देंगे कि हमने मखलूत हुकूमत नहीं बनानी है, पीपल्स पार्टी सबके साथ मिलकर हुकूमत बना ले, हम बाहर बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तजर्बे के बाद मुस्लिम लीग नून को अगर तो कोई मेजॉरिटी मिल गई और वो कोई छोटी जमातें फजलुर रहमान वगैरह के साथ मिलकर जो पीडीएम की हैं उनके साथ गवर्नमेंट बना ले, माइनॉरिटी पार्टनर्स के साथ, लेकिन इक्वल पार्टनर के साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी, जैसे कि ये इसमें पीपल्स पार्टी एक इक्वल पार्टनर थी। ओके, यानी जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये इसको उस तरह का नहीं होगा। गो के पीपल्स पार्टी उस पीडीएम के अंदर शामिल नहीं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जनाब उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए और यहाँ से उठा के सेटअप को अगले 5 साल के लिए लेकर चला जाए। अब देखें इस पूरी सूरत हाल कहाँ तक जाती है। अभी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, 90 दिन या इससे आगे,
ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात आगे आने वाला वक्त जो है वो बहुत बेहतर तौर पर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, नासिर बेग चुगताई साहब और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह आप साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।